हेलो बच्चों आज शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत दिन से आप इंतज़ार कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब शुरू होगा, क्योंकि आप गॉस थ्योरम वगैरह के एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ आपको दिक्कत आ रही थी। तो आप ये देख रहे थे कि एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले चैप्टर में है, लेकिन मैंने पहले पोटेंशियल कराया फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कराया। तो ये स्ट्रैटेजी ये है मेरी कि मैं पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी सब आपको करा दूं, इसके बाद वापस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आऊं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तब आप गॉस थ्योरम की तरफ जाएंगे। ठीक बात है। तो अब हम आज शुरू करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करेंगे, जिससे कि हम आगे की चीज़ें अब और कर सकें। ठीक है, तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। ये पूरा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आपके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर्स में भी बहुत आराम मिलने वाली है। और मैं अभी दूर तक ना जाऊं तो अभी बहुत सिंपल सी बात करूं, गॉस थ्योरम भी आप तभी अच्छे से समझ सकते हो जब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बहुत अच्छी फीलिंग हो, तभी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करते हैं बच्चों। क्या चीज़ है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग उसके वर्ड मीनिंग से पकड़ के आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए फ्लक्स वर्ड कहाँ से आया, फ्लक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, क्यों हम इस शब्द का यूज करते हैं। फ्लक्स वर्ड का जो मतलब है वो है फ्लोटिंग, समथिंग इज अनसर्टेन, हैप्पी अनहैप्पी, जाना है नहीं जाना है, अच्छा बुरा, इन सब के बीच में जब कोई घूम रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं ये फ्लक्स की सिचुएशन में है। इंग्लिश वर्ड है ये। तो वहीं से मैंने निकाला है समथिंग इज मूविंग, समथिंग इज फ्लोटिंग, जो भी श्योर नहीं है, फ्लो कर रहा है, कहीं पर रुका नहीं है, वो फ्लक्स है। तो फ्लक्स वर्ड का मतलब ये है। ये शब्द इंग्लिश का वर्ड था, लेकिन साइंस की दुनिया में से लाने वाला पहला व्यक्ति न्यूटन है। आप न्यूटन का नाम सुनते हैं तो आपको लगता है कि हर काम न्यूटन ने किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आने वाले बहुत सारे काम जो है न्यूटन का जिससे कोई वास्ता नहीं था, न्यूटन में इतनी समझ भी नहीं थी कि इनको समझ सके, जो बाकी लोगों ने किया है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं। कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through any area cross section perpendicular to it is known as flux। अब ये बात समझने के लिए कि ये है क्या चीज फ्लक्स, सबसे पहले तो हमें एरिया वेक्टर जानना होगा। अगर हम एरिया वेक्टर जान जाते हैं तो फ्लक्स समझना और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि एरिया वेक्टर क्या भला है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एरिया वेक्टर क्या चीज है। अब एरिया वेक्टर लिखते ही आपका दिमाग खराब हो जाता है कि सर एरिया तो स्केलर है, आप कैसे एरिया वेक्टर लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर तो आपको लिखना ही नहीं चाहिए। देखिए एरिया वेक्टर वर्ड कहाँ से आया और क्यों लिखते हैं। मान लीजिए कि एरिया तो स्केलर है, अगर मान लीजिए एक पूरा कोई एरिया है और इस एरिया के अब अगर हम छोटे छोटे हिस्से कर दें, छोटे छोटे पार्ट कर दें, तो एक छोटे से स्मॉल सेगमेंट्स को अगर हम देखें, किसी छोटे स्मॉल सेगमेंट्स को देखें, लाइक दिस इज प्लेनर सेगमेंट। इस सेगमेंट का जो एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा एन कैप, इसका जो एरिया वेक्टर है। तो डेल्टा एस जो है एन कैप इंटू डेल्टा एस, एन कैप एक एरिया वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, डेल्टा एस उसका एरिया है। तो एरिया स्केलर है नो डाउट, बट एरिया वेक्टर जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह हम उसे लेते हैं कन्वेंशनली, और उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होती है, उसकी डायरेक्शन किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये है, अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये अगर हम इस एज की बात करें तो इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर हम नीचे सरफेस की बात करें, ये सरफेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर समझ, जैसे ये देखिए पानी की बोतल है, इसका देखिए इसका एरिया वेक्टर ये पूरे कर्व सरफेस का, तो ये कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर यूं। अगर हम इस बॉटम की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर,
इसकी बात करें तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर। ये जो शार्प एज है, ये आप देख रहे हैं, ये शार्प एज देख रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, लाइक दिस, ऐसे इसके परपेंडिकुलर। तो जो एरिया वर्ड है वो तो स्केलर है, पर एरिया वेक्टर जब यूज किया जाए शब्द, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर हम एक बहुत छोटे से पीस की बात करें, इनफाइनेटली स्मॉल, तो उस प्लेनर सेक्शन का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। तो कहने का मतलब आप एरिया वेक्टर समझे और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने समझ ली। करेक्ट है बात? क्लियर है? वेरी गुड। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि ये जो एरिया वेक्टर वर्ड है, इसमें दो बातें फिर से आ जाएंगी कि सर एरिया वेक्टर तो अब हम आउटवर्ड भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर तो बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो कन्वेंशनली हम एरिया वेक्टर को किसी क्लोज सरफेस के लिए क्या कहा मैंने, बोलो, आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं। कौन सी डायरेक्शन लेते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन। आप इसका शायद मतलब नहीं समझे हैं क्या मैंने कहा। जैसे देखिए, अगर हम इस क्लोज सरफेस की बात करें इसकी, तो इसका एरिया वेक्टर एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर भी हो गया, मतलब बाहर भी हो गया, अंदर भी हो गया। करेक्ट? बोलो। तो जो बाहर वाला है क्लोज सरफेस की, ये एरिया वेक्टर है, अंदर भी एक एरिया वेक्टर हो सकता है। ओहो, समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए, एक एरिया वेक्टर तो ये बाहर है, ये क्लोज सरफेस है मान लीजिए, एक तो बाहर एक अंदर भी हो सकता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हम कौन सा लेते हैं? आउटवर्ड, बाहर। ये कन्वेंशन है एरिया वेक्टर का। आप एरिया वेक्टर समझ गए? बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, जब आप एरिया वेक्टर समझ गए, तब अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, तो मैं शुरुआत करता हूं कहां से, जरा उसको समझिए, फिर मैं आपको जोड़ता हूं इस बात से। सबसे पहले मैं शुरू यहीं से करता हूं, क्या, ई डेल्टा एस, यहां से शुरू करता हूं, ई डेल्टा एस से शुरू करता हूं, जहां पर फाई वर्ड यूज किया जा रहा है किसके लिए? फ्लक्स के लिए। ई वर्ड यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। डेल्टा एस एरिया वेक्टर है, जिसमें एरिया और उसका मैग्नीट्यूड दोनों है, एरिया वेक्टर के लिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, ई डेल्टा एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ई डेल्टा एस, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, डॉट है ये, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा। थीटा जो है ये क्या है? दिस इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। अब देखिए, जो डेफिनेशन मैं आपको शुरू में बता रहा था, मैं उसको लिंक करता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया वेक्टर, तो उससे संबंधित है इसका। जरा देखिए क्या इसका मतलब है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर कोई एरिया वेक्टर ये है, सपोज दैट ये कोई एक प्लेन है, ये कोई प्लेन है, अब ये लाइन कहीं पर ऐसे रखी हुई है, आपको मैंने कहा कि बेटे यहां पर जो है ये ऐसे 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 ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। और ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ ही है। तो इस सरफेस से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी। आप समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी। लेकिन अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, जैसे कि, या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऐसे कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऐसे कर दूं, ऐसे देख पा रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे कर दूं, और ये जो सरफेस है ये जैसा था वैसा ही है ये, तो देखिए एरिया वेक्टर तो ऐसे ही रहा, डेल्टा एस, बोलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये जो एंगल है थीटा, ये ई डी एस कॉस थीटा। तो किसी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब देखिए, अगर एरिया वेक्टर, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, फ्लक्स के बारे में कहा गया है कि अगर थीटा 0 है, कितना है? 0 है, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्या, ई डेल्टा एस। देखिए थीटा 0 का केस हो गया, दोनों एक तरफ हैं। अगर थीटा 90 है तो फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मिनिमम, दैट इज 0। क्यों? कॉस 90 0 कर देगा, राइट। आप इसको समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए फिर से। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक सरफेस है मेरे पास, ये एक सरफेस है, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है,
मैंने इस सरफेस को ऐसे रखा है, ऐसे। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो इस सरफेस से सारी की सारी लाइंस इससे पास हो रही हैं, ऐसे सारी की सारी लाइंस इससे पास हो रही हैं, यूं। तो अब है क्या, देखिए बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि आपको क्या लग रहा है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कैसे है, परपेंडिकुलर है। सरफेस ये है, सरफेस ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है। सरफेस ऐसे है, सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, परपेंडिकुलर है, लेकिन लाइंस मैक्सिमम पास हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, सरफेस परपेंडिकुलर है, लेकिन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, जो सरफेस का एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। एरिया वेक्टर इसका ये होगा, ये एरिया वेक्टर होगा। कौन सा, ये आप देख रहे हैं, ये आप पेन देख रहे हैं, ये इसका एरिया वेक्टर है, या हम ऐसे बोल दें ये एरिया वेक्टर है, या ऐसे बोल दें, वो दैट डिपेंड कि हम आउटवर्ड किसको ले रहे हैं, करेक्ट। ये एरिया वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। तो अगर तुमसे कोई कहे कि एरिया कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर पैरेलल है। क्या कहे, देखिए जैसे ये देखिए, ये अब इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है। एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, आउटवर्ड, सरफेस के आउटवर्ड ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुए, ठीक है, पैरेलल हुए, समझ रहे हैं ना। तो इस सरफेस से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो जाएगा ये। अब मैं ऐसे रख दूं इससे, तो देखिए ये तो नेग्लिजिबल एरिया है। इस सरफेस से अब देखिए एरिया वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, यूं ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा इसका ऐसे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आ रहा है, तो दोनों कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब अब फ्लक्स पास इससे नहीं होगा, तो इससे फ्लक्स अब पास नहीं होगा, क्योंकि थीटा हो गया 90। तो फ्लक्स वर्ड को मैं आपको फिर से जोड़ता हूं, क्या चीज है, किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो फ्लक्स कहा जाएगा। फ्लक्स वर्ड है। फ्लक्स वर्ड केवल ऐसा नहीं है, अब जैसे मैं इसके अंदर चार्ज रख दूं और आपसे कहूं कि इससे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ऐसे, तो ये फ्लक्स है, इसका फ्लक्स है। आप समझ रहे हैं ना। आपने कमरे में अंधेरा है, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, कमरे में अंधेरा है, कहीं एक छोटा सा होल है कमरे में, उस होल से लाइट आने लगती है अचानक से, तो वो जो लाइट उस कमरे से आ रही है, वो जो लाइट लाइंस आ रही हैं, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं लाइट फ्लक्स है। किसी जगह से, किसी पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर की जो बौछार निकल रही है, स्प्रे, दिस इज वाटर फ्लक्स। अब हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, पाइप को टेढ़ा कर दें, पाइप को ऊंचा नीचा कर दें, तो जो वाटर का जो फ्लो आ रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी तरह से सरफेस एरिया को चेंज करने से फील्ड लाइंस भी कम हो जाएंगी। अगर हम वाटर की जो स्ट्रीम है, जो वाटर फ्लो है, जो वाटर करंट है, वाटर का जो वो है डायरेक्शन है, और पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस, दोनों का सेम रखेंगे तो मैक्सिमम वाटर निकलेगा, थोड़ा टिल्ट करेंगे तो कम निकलेगा। वाटर फ्लक्स, लाइट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इज अ जनरल वर्ड, कहीं पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं शुरू से बात कर रहा हूं इस चैप्टर में कि फ्लक्स है क्या चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो फ्लक्स की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि समथिंग इज कमिंग आउट, क्रॉस सेक्शन, समथिंग इज कमिंग आउट, किसी क्रॉस सेक्शन से वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इज कमिंग, लाइट इज कमिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कमिंग फ्रॉम अ सरफेस, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से हमने दो तरीके से डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है, देखिए दो तरीके से कैसे डिफाइन किया। एक तो ये बताया आपको, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी कहेंगे, कैसे कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ये भी कहेंगे, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और हालांकि हम ऐसे भी कहते हैं, हालांकि वो इसी का तरीका है। क्या तरीका है, फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ई डॉट डी एस।
मतलब कितने भी फ्लक्स हों किसी भी एरिया वेक्टर से निकलने वाले सारे का स्केलर सम है, सब ऐड हो जाते हैं। वी कैन से कि phi1 प्लस phi2 प्लस phi n स्केलर सम हम इसे करेंगे पॉजिटिव निगेटिव के साथ। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को टर्न किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर कोई कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर कोई कंपोनेंट आएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम E डेल्टा S cos थीटा कह सकते हैं या फिर E cos थीटा इंटू डेल्टा S कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने सरफेस को किसी एंगल से चेंज किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एंगल से चेंज किया, बात वही है। पर कहने का मतलब यह है कि सारी बातों का मतलब वही है कि किसी सरफेस से, क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है। तो फ्लक्स की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। मैं फिर से वहीं आ जाता हूँ वापस जहाँ पर था, उसी जगह पर। कहाँ पर आ जाता हूँ, देखिए कि हमने शुरुआत किया था यहाँ से, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी SI यूनिट पूछा जाना बेहद लाजमी है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या, देखिए SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, वोल्ट्स पर मीटर। एरिया वेक्टर की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट्स इनटू मीटर। एक तो SI यूनिट ये हो गई। एक और हो सकती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक यूनिट SI ये हो गई, एक ये हो गई, दोनों ही हो गई, ठीक है। तो ये वोल्ट्स इनटू मीटर आपको समझ में आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट्स पर मीटर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है आप जान चुके हैं, पोटेंशियल से उसका रिलेशन भी जानते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से हमने क्या सीखा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E.ds है, लेकिन आप इसके केवल मैथमेटिकल फार्मूले पर मत जाइए, इसकी फीलिंग आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का यही लिया गया है कि किसी एरिया वेक्टर से, किसी क्रॉस सेक्शन से कितनी फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं, उसी इसको ध्यान में रखते हुए ये फार्मूला डिराइव हुआ है। फार्मूला हमने बनाया है बाद में, कैसे, देखिए अगर हम E.ds करें, थीटा 0 कह दें, इस फार्मूले के पीछे लॉजिक है, ये कैसे आया है, कैसे आया है। अगर थीटा 0 कर दें, किसका, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। समझिए बात को, थीटा 0 कर दें, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। तो इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है, क्योंकि थीटा 0 होने पर E.ds दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर हम परपेंडिकुलर कर दें, ऐसे कर दें परपेंडिकुलर, जैसे मैंने बताया था अभी, क्या ऐसे कर दें परपेंडिकुलर, देखिए ऐसे ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, फील्ड लाइंस इधर से आ रही है, अब इससे सरफेस से कोई भी फील्ड पास नहीं हो रहा है, तो थीटा 90 करने पे ये 0 हो जाएगा। तो ये फार्मूला तो बाद में जन्म हुआ है, पहले हमने इसकी जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है उसको समझा है कि फ्लक्स कहाँ से वर्ड आया है, फ्लक्स का मीनिंग क्या है, कि क्यों शब्द हम क्यों डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं क्रॉस कर दे रहे हैं, या सीधे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दे रहे हैं, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन मायने रखता है। हमेशा नहीं कि अब आप देखिए ये सरफेस ऐसे रखा है, इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम, अगर हम ये काउंट करें 1 2 3 4 5, तो चारों की चारों पास हो रही हैं यहाँ से, राइट। अगर मैं इसके एंगल को टिल्ट कर दूं, ऐसा कर दूं, तो हो सकता है 4 नहीं पास होंगी, कुछ कम पास होंगी, मतलब एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो वो प्रोजेक्शन जब हम लेंगे, तो प्रोजेक्शन मतलब फिर यहाँ डॉट प्रोडक्ट आ गया, करेक्ट, समझ रहे ना। तो इसीलिए ये फार्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम E.ds लिखें। तो E.ds मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन। एरिया वेक्टर फिर से याद दिला दूं, एरिया वेक्टर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम ऐसा ले रहे हैं, इसका मतलब ये मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अगर हम सरफेस को टिल्ट कर दें, मतलब यूं ऐसे कर दें, ऐसे करने का मतलब समझ रहे हो, बोर्ड पे बताना थोड़ा मुश्किल है, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ऐसे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पैरेलल हो गए, इसका मतलब इससे मैक्सिमम लाइंस पास हो रही है, मैक्सिमम लाइंस पास हो रही है, इससे मैक्सिमम लाइंस पास हो रही है। एरिया वेक्टर इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, तो जब मैक्सिमम पास हो रही है, पैरेलल है, थीटा 0 है, तो हम ये E.ds ही लिखेंगे ना, इसलिए लिखा है। और अगर हम ऐसे कर दें, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, अब इस सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है, ये बहुत थिन सरफेस है, उसको नेग्लिजिबल है, तो इस सरफेस से नहीं पास हो रही। तो थीटा 90 किसके बीच का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो हमने इसलिए ये फार्मूला इजाद किया है। मैं आपको
इसीलिए ये बात बता रहा हूँ कि इसकी आपको फीलिंग होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इमेजिन द सिचुएशन कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, लेकिन वो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं दैट आल्सो डिपेंड ऑन द ईदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द एरिया वेक्टर, सरफेस की एरिया, दोनों पर डिपेंड कर रहा है कि किसी एक को भी चेंज करेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा दोनों के बीच का, तो फील्ड लाइन जितनी पास हो रही है वो कम हो जाएंगी। आप बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे कि आप कमरे में बैठे हैं, किसी ने छोटा सा होल कर दिया, वहां से लाइट आ रही है, लाइट फ्लक्स इज कमिंग, लाइट फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने ठीक से समझने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसकी एसआई यूनिट उन सब के साथ खत्म करता हूं। अब मैं इसको जोड़ता हूं किस बात से, गॉस थ्योरम से। लेकिन इसके पहले बीच में जो पोर्शन है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे लिए फिर से एक बड़ा काम है। तो हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो वाला वीडियो तुरंत इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।